Atreya Classes by Dr. Ankita. नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अत्रेया क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता राव। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस क्लास 9th, जिसका हेडिंग है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें आएगा आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, how do we write chemical formula and symbols of various molecules, molecular mass and formula unit mass. As usual, हमेशा की तरह आपके लिए एक ज्ञान का पैकेट, जिसमें आज हमारे पास है मार्क ट्वेन जी का कोट है, द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड दैम। अगर आपको पढ़ना आता है स्टिल आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप में और जिस आदमी को पढ़ना नहीं आता है उसमें कोई फर्क नहीं है। किसी भी चीज को लेके इस चीज को आप ले सकते हो। चलो, तो विद दिस मोटिवेशनल कोट, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम एक ही शॉर्ट में पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी एकदम अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कुछ भी आपने पढ़ा, मतलब कहीं से भी कुछ सुना हो, कभी भी फोन में देख रहे हो, ये आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, साइड में कुछ रखा हुआ है, अलमीरा है, घर में फ्रिज है, सब्जियां हैं, एवरीथिंग। हमने क्या पढ़ा था? मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग जिसका अपना एक मास है एंड इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, वो मैटर है। तो जो मैटर, जो ये सब जो मैटर आपको दिख रहा है, ये किससे मिलके बना हुआ है? बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स, जिनको कि क्या बोलते हैं? एटम। तो बहुत पुरानी बात है। आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। हमारे देश में ही शुरू हुआ था। मैटर, जो कोई भी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज इट्स ओन मास, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ये 500 बिफोर क्राइस्ट हमारे इंडिया में ही बताया था। इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाड। उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे हमें। एक फाइनल स्टेज ऐसी आएगी कि बियॉन्ड दैट फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने उसको एक हिंदी नाम दिया, परमाणु। इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला परमाणु। ये इसका हिंदी वर्जन है, और इंग्लिश में परमाणु को ही हम बोलते हैं एटम। और एक और इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इलोबरेट किया कि these particles they normally exist in combined form which gives us various forms of matter। मतलब सिमिलरली वही चीज है। एक ने बोला कि आप डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ, लास्ट में पहुंचोगे जहां पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोल दिया परमाणु। और एक हमारे फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि ये वाले जो मैटर, ये वाले जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं, वो अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो बनाते हैं मैटर। एक ने जोड़ के बता दिया उनको, और एक महर्षि कनाड ने उनको तोड़ के बता दिया। ठीक है, यही हुआ। उसके बाद उसी दौरान जब इंडिया में ये सब चल रहा था, तो बाहर ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी क्या बोला कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, तो एक स्टेज आएगी व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इनको ही उन्होंने बोल दिया एटम्स। एटम्स मींस ग्रीक में इनडिविजिबल। ओके, तो एटम हम समझ गए कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये उस वक्त की बात है। बाद में हम लोगों को पता चलेगा एटम जो है, एटम किस चीज का बना हुआ होता है। एटम इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे होंगे एटम के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इधर है शेल्स। एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। P4 पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन नल, एकदम न्यूट्रॉन मतलब जीरो, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो जो अल्टीमेटली हमारा न्यूक्लियस हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट्स
के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से ये भी रोटेटरी मूवमेंट करते रहते हैं। ये होता है एटम, और एटम को भी आप डिवाइड कर पा रहे हो ना, एटम को आपने डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट उस वक्त की बात ये है, तब लोगों ने ऐसा बोला था कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस एटम के ऊपर एटॉमिक थ्योरी भी दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन, उनका फोटो आप देख लो, कभी एमसीक्यूज में आया तो जॉन डाल्टन ने एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ऑल मैटर वेदर इट्स एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों चीजें हमें पता है। ये मत बोलना कि अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। नहीं पढ़ा है, फटाफट फटाफट बुक के पीछे के पेजेस खोलो, समरी में जाओ और देखो, या तो फिर प्रीवियस वीडियो जाकर के देखो और देखो एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। Whatever it is, मैटर का कोई भी स्टेट है, इट इज composed ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम, एंड दीज एटम्स दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ओके, मतलब दो एलिमेंट या दो मिक्सचर जब आपस में आप उनको मिलाओगे, कोई भी केमिकल फोर्स की हेल्प से उनको मिक्स करोगे या उनमें कोई भी रिएक्शन करवाओगे, तो कौन रिएक्ट करेगा। दो टीम अगर खेलती हैं, स्कूल में कोई भी मैच होता है, क्रिकेट का मैच, कबड्डी का मैच, दो टीम खेल रही है, बोला ऐसा जाता है कि दो टीम आपस में खेल रही है, पर एक्चुअल में कौन खेल रहा होता है, वो टीम को बनाने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं ना, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो ऐसे ही है, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो जिससे वो बने हुए हैं, जिन एटम से, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। ओके, इन्होंने बोला एटम इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, सो दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन अगर हुई तो नया एटम नहीं बन सकता, जितने हैं उतने ही रहेंगे, फॉर्म बदल जाएगा। एक टाइम पे एक्स एंड वाई, चलो एक्स को मत लो, वाई जेड या फिर 1 एंड 2 जो भी है, दो एलिमेंट आपने लिए, क्या बन गया, 3 एंड 4 बन गया बाद में। तो हो सकता है कि 1 के कुछ एटम्स 3 में चले गए हो, और मतलब 1 के कुछ एटम्स 2 में चले गए, 3 बना दिया, 2 के कुछ एटम्स 1 में चले गए, 4 बना दिया। समझे, मतलब अगर 1 प्लस 2 इनका केमिकल रिएक्शन हुआ, इन्हें 3 प्लस 4 बनाया, इसके जो भी कुछ एटम्स होंगे 2 में चले गए तो मिलके उन्होंने 3 बना दिया, 2 के कुछ हैं वो 1 में चले गए, मिलके उन्होंने 4 बना दिया। कुछ नए एटम्स नहीं क्रिएट हुए हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो हैं बट उन्होंने पोजीशन बदल ली है। पोजीशन बदलने से मिक्सचर भी बदल गया है, एलिमेंट भी बदल गया है। ओके, डन, अच्छे से समझ में आ गया, ये भी ये भी। फिर है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के एटम्स को जो आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि ऑल द एटम्स दे आर आइडेंटिकल इन मास, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ओके, ये भी याद रख लेना। और जो अब क्योंकि इन्होंने क्या बोला, सेम एलिमेंट के एटम्स, उनका सेम मास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, उसके बाद एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अगर एटम्स कंपाउंड बना रहे हैं तो वो एक सेम रेशियो में कंबाइन होंगे तो ही जाकर के एक कंपाउंड बनेगा। लाइक वाटर अगर बन रहा है तो जो एटॉमिक मास का रेशियो है H2O का, वो 1:8 होगा तो ही वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। अगर 1:9 हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मास अकॉर्डिंग टू मास, तो वाटर नहीं बनेगा। देन रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, दे आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड में जब आप देखोगे, किसी भी स्टेट में वो हो, लाइक वाटर अगर आइस के स्टेट में है, वेपर्स के स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, कैसे भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है
वो 1:8 ही होने वाला है। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ओके, तो उसी के हिसाब से हम ऊपर अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तो होगा इसके पोस्टुलेट्स। ओके, उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ओके, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा, एटम्स डिविजिबल तो होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स पढ़े ना हमने। तो एक ये पोस्टुलेट उनका रॉन्ग हो गया। ये उसके ड्रॉबैक्स है कि थ्योरी ने बोला इनडिविजिबल पार्टिकल्स है बट एटम्स इज डिविजिबल। ओके, तो इट इज सेइंग नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा कि डाल्टन ने ना तो आइसोटॉप्स को डिफाइन किया ना ही आइसोबार्स को डिफाइन किया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उन्होंने क्या बोला, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप वही होते हैं एक एलिमेंट के एटम्स, ऑल एटम्स विच आर नॉट आइडेंटिकल इन मास। ओके, दे हैव डिफरेंट मासेस, है एक ही एलिमेंट के एटम्स बट दे हैव डिफरेंट मासेस। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका सेम मास है वो होंगे आइसोबार्स। अब तुम्हें ये आइसोटॉप और आइसोबार को याद रखना पड़ेगा, दोनों में से एक को याद रख लो। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भाई भाई हो गए, उनके मासेस डिफरेंट नहीं है, सेम है। ओके, उसके अलावा जो दूसरा है वो आइसोटॉप है, इस तरह से याद रख लेना। ओके, तो मिक्सिंग ऑफ एटम्स नेसेसरी है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फिर फर्दर और कंपाउंड्स बनाने के लिए, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बनाने के लिए। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें 2 लॉज पढ़ने हैं जिनको कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज डिफाइनिंग, मतलब कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में वो पोस्टुलेट्स हैं। और ये लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के जो लॉज हैं वो और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट दोनों अलाइन कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। 2 laws of chemical combination were established after the experimentation by Lavoisier and Joseph Proust। तो दोनों ने एक एक लॉ दिया। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो मास चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है इन विच सेंस, इट इज सेइंग कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो आपस में मिल रहे हैं, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, उससे फिर जो बन रहा है प्रोडक्ट्स, के पास आलू है, बैंगन है, ये सब रिएक्टेंट है। आलू बैंगन की सब्जी बन रही है, वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो मास होगा वो सेम होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या बोल रहे हैं, एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आइस मेल्ट हो रही है तो जो वाटर बना और जो आपका आइस का मास था वो सेम होगा। देन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर इसको कह लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। इन्होंने क्या बोला, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने H2O के बारे में पढ़ा, तो रेशियो अगर 1:8 हो तो ही वाटर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो CO2 बाई एटॉमिक मास अलग, बाई नंबर ऑफ एटम्स 1:2, अगर ये रेशियो है तो ही CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स इन प्योर केमिकल कंपाउंड, they are always present in same proportions by mass
नंबर ऑफ एटम से नहीं, बाई मास। बाई मास किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन सेम proportion regardless of how the compound is created. वाटर वेपर की फॉर्म में है, वाटर आइस है, या फिर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, CO2 गैसियस फॉर्म में है, या CO2 कंप्रेस्ड है, पूरा ड्राई आइस के फॉर्म में है। दोनों ही केसेस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम होगा। तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम होगा। ओके ओके डन। अभी क्वेश्चन आंसर्स कुछ बता दो। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. Products बने 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. क्या करना है? टोटल जो भी रिएक्टेंट है 5.3 प्लस 6 को जोड़ देना है। सामने में प्रोडक्ट्स 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 को जोड़ देना है और दोनों का जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो इक्वल ही होगा। ओके हाइड्रोजन ऑक्सीजन combine in ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? If यहाँ पे मास का रेशियो क्या था 1:8, तो मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले रहे हो तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 gram of oxygen. Okay. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? This is atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction. There is law of conservation of mass. Which postulate can explain the law of definite proportions? Definite proportion के लिए relative number and kinds of atoms they are constant in a given compound. These 5 and 6. 6 is very right. Okay. एटम क्या होता है वो हमने देखा, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी देखे, एटम का साइज कितना बड़ा होता है कि आप इतना बड़ा होता है एटम का साइज कि आप लाखों एटम्स को भी एक साथ में रखोगे तो भी एक पेपर थिन जितना ही थिकनेस आपको मिलेगा। इतना बड़ा है एटम का साइज, समझे? नैनोमीटर्स में है, बहुत बड़ा नहीं है। ओके 10⁻⁻⁹ मीटर। तो सबका रेडियस इन्होंने दिया हुआ है इन मीटर। और फिर कुछ कुछ सिंबल्स कि डाल्टन जब अपने टाइम में थे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया, बढ़िया अच्छा खासा चला, तो उन्होंने कुछ कुछ सिंबल्स भी दिए। हाइड्रोजन के एक एटम का सिंबल, कार्बन के एक एटम का सिंबल, फॉस्फोरस के एक एटम का सिंबल, सिल्वर, मरकरी। पर ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है ये वाला फॉर्म। एक प्रॉपर गोला बनाओ फिर उसके अंदर कुछ कुछ लिखो या फिर कुछ कुछ डॉट्स बनाओ और फिर जैसे जैसे और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो सबके लिए ये जनरेट करना, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट था। तो बर्जीलियस ने बोला कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का नाम है उसके 1 या 2 लेटर से आप सिंबल बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो जो नेम थे वो कहाँ से डराइव हुए, जहां पे भी जो एलिमेंट जहां पे मिला, लाइक कॉपर साइप्रस में मिला तो उसको क्यूप्रस बोल दिया तो उसका नाम कॉपर हो गया। कुछ नेम्स जो थे वो स्पेसिफिक कलर से ले लिए, जैसे कि गोल्ड कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, येलो लेटिन में ऑरम येलो के लिए यूज होता है, तो कॉपर ये गोल्ड को बेचारे को नाम मिल गया ऑरम। तो गोल्ड के लिए आप कभी भी जब देखोगे उसका नेम पीरियोडिक टेबल में तो AU दिखेगा आपको, GO नहीं दिखेगा। और ये सब तामझाम करने वाला कौन है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म आप रट लो, अच्छे से याद रख लो, ठीक है? अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, 11th 12th में बाद में अगर भगवान की कृपा से आप लोगों ने साइंस ले लिया तो ये बार बार आएगा आपके पास हाथ मिलाने को। तो IUPAC, ठीक है? तो nowadays IUPAC is an international scientific organization. It approves names of elements, symbols and units.
ठीक है, तो बहुत सारे सिंबल तो ऐसे हैं कि जिसमें आपने फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं फर्स्ट टू लेटर अगर ले रहे हो तो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा लेटर होगा स्मॉल होगा। तो दो लेटर में हाइड्रोजन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपने दो लेटर नहीं लिखे, नाइट्रोजन में आप एन लिखते हो, ठीक है, कार्बन में आप सी लिखते हो, ये देखो। एल्यूमिनियम में ए एल लिखा है, आर्गन ए आर, बेरियम बी ए, बोरोन में आपको पता चलेगा मोस्टली नोबल गैसेस के तरफ या फिर गैशियस जो भी सब्सटेंसेस हैं उनमें सिंगल सिंगल वर्ड ही यूज किया है। और पीरियोडिक टेबल जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे तो लाइक आयरन का लैटिन नेम फेरस से ये आया है तो Fe है। प्लम्बम लेड के लिए प्लम्बम नाम यूज होता है तो प्लम्बम का स्पेलिंग में PL आता है बट उसको लिखा है PB। मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, क्लोरीन क्लोरीन में भी C के जस्ट बाद L नहीं आता बट लिखा तो L है। तो नाम में कहीं पे भी दूसरा लेटर जो आ रहा है वो उन्होंने सेट कर दिया है। सोडियम का नाम नेट्रियम से लिया है तो Na, सिल्वर का नाम अर्जेंटिनम से लिया है तो Ag, Ag, Og, उस पर मत चले जाना, ओके, ठीक है। तो ये है हमारी एक टेबल। ये जो भी सिंबल्स हैं तुम बार बार इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। कॉपर को याद ही है, साइप्रस में डिस्कवरी हुई थी, क्यूप्रस इसका नाम है तो Cu। फ्लोरीन का तो F ही है। गोल्ड येलो कलर का होता है, लैटिन में ऑरम को येलो कलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो Au। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन फेरस से, प्लम बम 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 लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम पोटेशियम के लिए भी P नहीं है K है, वो याद रखना। सिलिकॉन Si, सिल्वर अर्जेंटिनम। गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही इनका जो अपना नाम है वो नहीं मिला है, ऑरमेंट अर्जेंटिनम से Ag। सोडियम नेट्रियम, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn, ओके। ये सब ठीक है, ये टेबल हो गया, सब हो गया, कैसे नाम लिखना है। अब हम आएंगे किस पे, एटॉमिक मास पे आएंगे। क्या होता है एटॉमिक मास? मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी proposed was that of atomic mass। उन्होंने क्या बोला? each element had a characteristic atomic mass। थ्योरी could explain the law of constant proportions so well। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कौन सा वाला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास के बारे में जो उन्होंने बोला है वो वाला। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? अब किसी भी चीज का अपना एक मास होता है। जैसे अपने हाथ में जो पेन पकड़ा है, आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो, सामने आपने जो मोबाइल फोन पकड़ा है, उनका कुछ ना कुछ वेट है, वजन है। कहाँ से आया वो? हमने क्या पढ़ा? सारी की सारी ये जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स ने मिलके उन चीजों को बनाया है। तो हर एक एटम का अपना इंडिविजुअल भी कोई ना कोई मास होगा, तो ही तो अगर वो जब कंबाइन हुए और कोई स्ट्रक्चर बना तो उसमें वजन है, उसका मास है अपना एक स्पेसिफिक। तो एक इंडिविजुअल एटम का जो मास डिटरमाइन करना था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो हम इसको पहले फिजिकल ये जो एग्जाम्पल है उससे समझेंगे कि मान लो आप किसी फ्रूट्स बेचने वाले के पास गए, आपको 1 किलो बनाना चाहिए या 1 किलो मैंगो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जो भी आपके पास दुकानदार होता है उसके पास एक तराजू होता है, उसके पास 1 किलो का अलग वेट होता है, 1 किलो का बाट होता है, उसको वो एक तरफ रखता है, एक तरफ आपके सारे मैंगोस तोल देता है, वो 1 किलो हो जाते हैं। मान लो उसके पास ऐसा एक 1 केजी का बाट नहीं है, उसके पास एक तरबूज है, एक वाटरमेलन है, उस वाटरमेलन के उसने 12 टुकड़े किए, उसमें से जो एक टुकड़ा है उसको वो एक बाट की तरह से यूज कर रहा है, एक वेट की तरह से यूज कर रहा है। तो वो एक रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से आपको सामान तोल के देगा। ये तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड में।
अब अगर केमिकल वर्ल्ड में बात करें, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के इतने सारे आइसोटॉप हैं, सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले, उनका इनमें से हमने C12 वाले को लिया है और उसके कंपैरिजन में सबका एटॉमिक मास निकाला है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हैं। सबसे लाइट, फॉर एग्जांपल, सबसे लाइट मतलब 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि अभी हम फिलहाल यूनिट भी लिखते हैं, इसी को ही यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कुछ जिनके की एटॉमिक मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं है कि आपको याद रखना ही रखना है। ये सिंबल्स तो ध्यान रखने हैं। एल्यूमिनियम को AL लिखते हैं, आर्गन को AR, बेरियम और BA, बोरोन B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम। ये सब तो ऐसा देखते रहोगे, हफ्ते में 1 या 2 बार ये चैप्टर वापस खोल के ऐसा देख लेने का, तो ध्यान में रहेगा, याद आ जाएगा। अभी यूनिफाइड मास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट के बजाय हम इसको क्या लिखते हैं, U, यूनिफाइड मास, एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये जो उन्होंने टेबल दी है, ये आपको याद रखनी है। एग्जैक्टली ये वाला डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। हमने क्या यूज किया है, कार्बन 12 का आइसोटॉप यूज किया है एज एन स्टैंडर्ड रेफरेंस। जब याद करने की बात होगी तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12। कार्बन 12 का मास क्या है, 12 यूनिट्स है, उसका 1/12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। तो 1 atomic mass unit is exactly 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम देख रहे हैं। तो उस रिलेशन से हमने हाइड्रोजन का 1 यूनिट बताया है मास, कार्बन 12 यूनिट्स, नाइट्रोजन 14 यूनिट्स, ऑक्सीजन 16 यूनिट्स, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 14। ये टेबल आपको याद रखनी है। वही जैसे मैंने बोला, कैसे याद रखोगे, ऐसे एक बार पढ़ोगे नहीं याद होगा। हाइड्रोजन से छोटा है, लाइटेस्ट है, 1 होता है। C12 तो कर ही रहे हैं, याद है। H2O का जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो H का लिए 1 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 लेते हैं, ऑक्सीजन भी पता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में आता है 14, 12, 14, 16। ओके, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। अगर आप कोई निमोनिक याद रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट इसको एक पेपर में लिख के जहाँ पे भी आप सोते हो या खाने बैठते हो, चिपका लेने का, और उसको आते जाते बार बार देखोगे तो ध्यान हो जाएगा। क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। एंड बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि ये चीज तो मुझे याद ही नहीं हुई, याद ही नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जब आपको क्वेश्चन देंगे, अगर मास पूछेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का जिसकी इतने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है या इन एटम से मिलकर बना है, तो बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछा जाएगा कि एटॉमिक मास बताओ, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस चीज में, किसी भी मॉलिक्यूल में ये एटम्स हैं, तो वो उनके यूजुअली एटॉमिक मास क्वेश्चन में ही आपको प्रोवाइड करके रखेंगे। अब दूसरा सवाल देखो, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाईली रिएक्टिव। मोस्ट लिखा है, हाँ, और नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो अकेले रह ही नहीं सकते। उनको यारी दोस्ती के लिए कोई ना कोई चाहिए। उनको अपना घर बसाना है और सेटल हो जाना है, सिंगल नहीं रहना है। ठीक है, तो मोस्ट एलिमेंट्स याद रखना, मोस्ट एलिमेंट्स मतलब 80% केसेस में ऐसा होता है कि उनको रिएक्ट करना ही होता है, या तो सेम एटम्स के साथ में या फिर किसी दूसरे एटम्स के साथ में, डिफरेंट एटम्स के साथ में मिलके वो कुछ अलग कंपाउंड बना देते हैं, अलग मॉलिक्यूल बना देते हैं, आयंस बना देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, एक्सेप्शन अब हर जगह होते हैं, एटम्स में भी है। नोबल गैसेस होती हैं, जैसे नोबल गैसेस, एकदम नाम से ही फीलिंग आ रही है, नोबल होती है। तो नोबल गैसेस क्या होती है, वो नहीं रिएक्ट करती है। एक्चुअली रिएक्शन का फंडा क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, बाहर में ये शेल्स है। नेक्स्ट चैप्टर्स में तो पढ़ोगे, जब भी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम लोग बताते रहेंगे। अंदर वाली शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं इनको।
तो अगर मान लो किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 3 शेल्स हैं, तो उसके पास यहाँ पे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 है, तो उसकी कोशिश क्या होगी कि कहीं ना कहीं से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और फटाफट अपनी आउटर शेल में जितनी कैपेसिटी है 8 की उसको भर दे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जो इसकी कैपेसिटी है वही उसकी वैलेंसी होगी। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो नोबल गैसेस के केस में क्या होता है, या तो उनका जो नंबर है ये 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 18 होगा। तो उसके उनके जो शेल्स होते हैं, इनर आउटर आउटर KLMN जो भी है ये शेल्स, वो फुली ऑक्यूपाइड होते हैं। 8 की ही जगह होती है नेचुरली, इनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको किसी की जरूरत ही नहीं होती, इनको रिएक्शन करना ही नहीं होता, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी पहले से ही मिली हुई है, उनको चाहिए ही नहीं। ओके वही बात है। तो most of the atoms they are not able to exist independently, they form molecules and ions, and ये these जो molecules ions है वो लार्ज नंबर में एग्रीगेट करके मैटर बना देते हैं, और वो मैटर जो हम और आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है एंड कंपाउंड क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी आपको ये याद रखना है। मॉलिक्यूल में हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स, दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, टाइटली हेल्ड। ओके, एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि एटम्स तो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर पा रहे थे। जिसके पास कमी थी उसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपनी कमी को पूरा कर लिया, और जिसके पास एक्सेस था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। मान लो यहाँ 8 के बाद यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, तो इसके पास ये 2 एक्सेस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो कंपाउंड होगा जो भी होगा ये, उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, क्योंकि उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो ये बाहर में जो 2 है उनको भगा देगा, किसी ऐसे को दे देगा जिसके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2 देने के बाद में यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, दोनों स्टेबल, तो वो दोनों फिर साथ में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो एटम जब मिल जाते हैं तो मिलके बना देते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल वाले जो है वो आपस में रिएक्शन करके स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं तो वो आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एंड इट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये शो करेगा सारी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की। स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे हम आने वाले चैप्टर्स में सेल्स पढ़ेंगे, ऐसे ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऐसी पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल किसी सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके बना सकते हैं, या फिर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट्स में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात की हुई तो सेम टाइप ऑफ एटम्स, लाइक हाइड्रोजन है, H2 बनाया, तो वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है अगर, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही इसने एग्जांपल दिया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नोबल गैसेस, मैंने बोला पार्टी में प्रिविलेज्ड लोग जिनको किसी से कोई रिएक्शन नहीं करना है, लोनर एकदम, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट कह सकते हो या फिर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक कह सकते हो, सब कुछ है भगवान का दिया हमारे पास, तो हम क्यों किसी से बात करें। तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, ये अपने अपने लेवल के एटम से भी नहीं बात करेंगे, मतलब अपने दूसरे आर्गन का जो एटम है वो दूसरे आर्गन एटम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करेगा, हीलियम ये भी नहीं करेगा, ये सब के सब सिर्फ एक ही एटम से बने रहेंगे, क्योंकि फुलफिल्ड है, लाइफ में कुछ और चाहिए ही नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए थी वो भगवान ने पहले से ही दे के रखी है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 एटम मिलके, तो उसको बोल देते हैं डाई एटमिक, डाई मतलब 2। अगर 3 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ओजोन के फॉर्म, ओजोन जब हम देखते हैं तो ओजोन में O3 होता है, तो उसको बोल देते हैं ट्राई एटमिक। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स से कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं उसकी एटमिसिटी। उस मॉलिक्यूल की एटमिसिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ एटम्स अ मॉलिक्यूल इज, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटमिसिटी। ठीक है,
तो और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि मेटल्स हुए या फिर कार्बन वगैरह हुए, वो बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स इन्होंने एटॉमिसिटी के लिए हैं। नोन मेटल्स में आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये सब नोबल गैसेस है, सब मोनोएटॉमिक हैं। ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, Cl2, ये सब डायटोमिक है। P4 के फॉर्म में फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है तो टेट्रा, ठीक है। और सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ओक्टा तो नहीं बोला है, 4 या उससे ज्यादा होते ही पॉलीएटॉमिक इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। ये तो थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके बने हुए। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम जो है वो मिल गए, वो जो बना है स्ट्रक्चर, वो है कंपाउंड। ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे तो बनेगा कंपाउंड। हाँ, ऐसा नहीं कि वाटर बनाने के लिए H2O चाहिए लेकिन आपने 3 हाइड्रोजन दे दिया और एक ही ऑक्सीजन दिया तो भी वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम दे जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर में 2 हाइड्रोजन ही होने चाहिए हमेशा, चाहे आपके पास आइस क्यूब्स हैं, चाहे आपके पास मिनरल वाटर है, चाहे आपके पास समंदर का पानी है, हमेशा जब भी आप देखोगे डेफिनेट प्रोपोर्शन 2:16। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 2, 2 8 16, 1:8 में ही बाई मास उनका रेशियो होना चाहिए, तो ही आपको मिलेगा वाटर। अदरवाइज कुछ और ही कंपाउंड बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन का मास कितना था, एटॉमिक मास किसके बीच में आ रहा था, 12 14 16। 16 कौन था, ऑक्सीजन। 12 कौन था, कार्बन। बीच में कौन था, यस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन वही 3। 1 है उसका मास तो, बट 3 है तो 1 into 3 किया है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 12, ऑक्सीजन है हमारे पास 16, बट 2 है तो 2 into 16। और फिर सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाला है 12:32। कैंसिल आउट होंगे 4 से, 4 3 12, 4 8 32, तो रेशियो हो जाएगा 3:8। ओके, इस तरह से कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपके पास आएगा तो आपको एटॉमिक मास से रेशियो निकाल देना है। ओके, अब हमने पढ़ लिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जिसमें कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कि सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयन क्या होता है। आयन जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि शेल में कैपेसिटी होती है इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स की, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर किसी के पास ज्यादा है नंबर में इलेक्ट्रॉन्स, जो भी चार्जेस आयंस मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल या नॉन मेटल हो और उनके कुछ सर्टेन चार्ज हो, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव कौन होगा, जिसके पास नेगेटिविटी कम होगी। तो सिंपल फंडा है केमिकल वर्ल्ड में, आपके पास अगर नेगेटिविटी कम है, मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो आप पॉजिटिव चार्ज वाले हो, तो आपका नाम होगा कैटायन। और अगर आपके पास में नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप नेगेटिव चार्ज वाले हो, तो आपका नाम होगा एनायन। एन एन नेगेटिविटी, एनायन। ओके, तो कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे कंटेन चार्ज स्पीशीज, और ये चार्ज स्पीशीज को ही बोलते हैं आयंस। आयंस में एक सिंगल चार्ज एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिनके वजह से नेट चार्ज आ रहा हो, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज को बोला है एनायन, एन 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 फॉर नेगेटिविटी, और पॉजिटिव इज कैटायन। ओके, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है Na+, और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आयनिक कंपाउंड्स में कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें कि कैल्शियम है एंड ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम है, सल्फर है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम है एंड क्लोरीन है। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। उसके पहले एक एटमिसिटी लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला के बाद को आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, उसके बाद में फॉर्मूला यूनिट मास आएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एटमिसिटी हम देख लेते हैं, एटमिसिटी क्या होती है। एटमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल आपने उठाया, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? लाइक फॉर एग्जांपल H2O की बात करें, इसमें कितने एटम्स हैं? इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 3 इसमें एटम्स हैं, तो ये H2O की एटमिसिटी हो गई 3। ओके, ऐसे ही CO2 की बात किया तो 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 दिख रहे हैं ना, तो इसकी एटमिसिटी कितनी? 3। अब मान लो हमने बात किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, इसमें कैल्शियम है OH2, तो ये होल पूरा ऑक्सीजन एंड पूरा हाइड्रोजन के ऊपर 2 है। 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। एटम्स तो सिंपलर फॉर्म में जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटम है 2, हाइड्रोजन का एटम है 2 और 1 कैल्शियम है, तो एटमिसिटी हो गई 5। एटमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस और कंपाउंड। ओके, देन हाउ डू वी राइट केमिकल फॉर्मूलाज, ये हम देखते हैं। फॉर केमिकल फॉर्मूलाज के लिए केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। आपने जो सिंबल्स पढ़े थे ना, पूरा पूरा नाम तो हर बार नहीं लिख पाओगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म कर लेते हो ना अपने नाम की, लिक्कू, चीकू, छोटू, गुड्डू, ऐसे। तो केमिकल फॉर्मूला में भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपोजिशन का। ठीक है, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज को आप आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको ये नेम एंड सिंबल्स याद है, और ये जब याद करोगे वो फिर आपको आयनिक चार्जेस भी पता चल जाएंगे। यहीं पे इन्होंने ये वैलेंसीज दी हुई है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप ले रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो। मतलब एक एटम से आप कंबाइन कर सकते हो कि आपके पास इतनी जगह है आउटर शेल में कि 2 एटम से आप कंबाइन कर पा रहे हो, वही उसकी वैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ओके, तो ये जो टेबल है इसको तो आपको पक्के से लिख लेना है, बना लेना है, और जहां पे भी आप सो रहे हो, खा रहे हो, वॉशरूम में जाते हो नहाने धोने, तो निकलते आपको आते जाते हुए दीवार पे ये टेबल दिखे, ऐसा करना है। सोडियम अगर आयन के फॉर्म में है तो उसका सिंपल होगा Na+, एक सिंगल चार्ज है। पोटेशियम के पास एक सिंगल चार्ज है, सिल्वर के पास सिंगल चार्ज है, कॉपर के पास बहुत सारे हो सकते हैं। मोर देन 1 वैलेंसी कॉपर कैन शो। वो जैसे जैसे हम कंपाउंड देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सब मोनो एटॉमिक मतलब कैटायंस है और सिंगल चार्ज वाले हैं, ये इन पे डबल चार्जेस हैं। ठीक है, Mg+2 है, कैल्शियम+2 है, Zn+2 है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम एंड आयरन का एक फॉर्म +3 वाला भी है, एक फॉर्म +2 वाला भी है, ऐसे ही कॉपर के केस में भी है। ओके, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, गैसेस वगैरह ये जो भी हैं, इनके सिंबल्स हैं जिसमें कि आयनिक कैटायन भी है, एनायनिक फॉर्म भी है, एंड कुछ पॉलीएटमिक भी होते हैं। पॉलीएटमिक मतलब एक सिंगल एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ने मिलके एक कंपाउंड बना दिया है, मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है। ठीक है, NH4+, ये होल NH4 पे है ये चार्ज प्लस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-, तो ये पूरे के पूरे OH पे ये चार्ज है माइनस, तो ब्रैकेट में ये पूरा OH है और इस पे ये माइनस का चार्ज है। ऐसे ही नाइट्रेट के ऊपर NO3, देन ये पूरा एक नेगेटिव चार्ज है उसके पास। ठीक है, these are the names and symbols. कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको बोला है वैलेंसी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं से भी। ओके, और वैलेंसी को ही हम यूज कर सकते हैं तो फाइंड आउट कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स कैसे कंबाइन करने वाले हैं। ओके, तो जैसे मतलब अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर ह्यूमन बीइंग के पास 2 ही हाथ है और ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है, तो वो 8 हाथों से कंबाइन कर पाएगा, उसके पास जगह है उतनी,
और हमारे पास 2 ही हाथ है तो हम 2 ही हाथों से काम कर पाएंगे, हम 2 ही हाथों को एंगेज कर पाएंगे। समझ गए? बस यही कहने की बात है। अभी कुछ रूल्स हैं, ये हमें फॉलो करने हैं while writing the chemical formula। सबसे पहले कि वैलेंसीज या चार्जेस जो हैं उनको बैलेंस करना है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज वाले को ले रहे हो तो दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला होगा जिसपे सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों मिलने के बाद में न्यूट्रल हो जाए। ओके, वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। उसके बाद है when a compound consists of a metal and non-metal, तो name और symbol of metal is written first, like कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, कैल्शियम मेटल के फॉर्म में है, तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है पहले। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, पहले मेटल को लिखना पड़ेगा, उसके बाद नॉन मेटल का नंबर आएगा। ओके, oxygen, chlorine, sulfur, all these are non-metals, so they are written on right side with calcium, sodium, iron, copper, all are metals, they will be written on left side। okay, इसके बाद है compound which are formed from polyatomic ions, उनमें number of ions present in compound is indicated by enclosing a formula of ion in a bracket। जैसे मैंने आपको बताया था OH माइनस में whole of the OH पे एक ब्रैकेट लगाया, उसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इन केस नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, तो ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक इन NaOH। तो यहाँ पे OH एक ही है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर OH एक से ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी, +2 थी ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आएंगे, इसके लिए उन्होंने फिर ब्रैकेट लगाया है, होल ऑफ द OH को बंद किया एंड देन दिखाया। अब कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है, कार्बन मेटल को लिखा एंड क्लोरीन को लिखा, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, और फिर उनको किया है क्रॉस पेयर, तो एक कार्बन और उसको 4 क्लोरीन लगेंगे स्टेबल होने के लिए, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 4, तो उसको 4 क्लोरीन ही लगेंगे, इसलिए इजी पड़ जाए तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को नीचे लिखा, जिससे कंबाइन करना है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को नीचे लिखा एंड देन क्रॉस कर दिया। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम सिंपल क्या लिखते हैं, Mg+2, देन क्लोरीन Cl-। अब Mg के लिए तो मैग्नीशियम के लिए 2 है वैलेंसी इसकी, 2+, Cl के लिए 2 एक ही है माइनस। जब आप इसको ऐसा क्रॉस करोगे तो एक मैग्नीशियम, उसको कितने क्लोरीन लगेंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, +2 का चार्ज है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने क्लोरीन लगेंगे, अगर एक क्लोरीन पे -1 का चार्ज है तो 2 ही क्लोरीन लगेंगे, तो सिंपल न्यूट्रलाइज हो गया। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड 2 क्लोराइड आए फॉर ईच मैग्नीशियम आए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दे मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त आप माइनस या प्लस नहीं लिखने वाले हो। ठीक है, ओवरऑल फॉर्मूला नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग केमिकल फॉर्मूलास। अब कुछ हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल दिया, उसकी वैलेंसी 1, Cl-1 H+1 हमने देखा था, तो 1 1 HCl हो गया। सल्फाइड में हमने S-2 देखा, H+1 देखा, तो H के पास +1 रखा, S के पास -2 रखा, तो H2S बन गया। एल्यूमिनियम का हमने क्या देखा था, एल्यूमिनियम +3 था, तो एल्यूमिनियम के नीचे हम 3 रखेंगे एंड ऑक्साइड O-2 था, तो Al2O3 हो जाएगा, उसको क्रॉस कर देंगे। ओके, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम +2 है, ऑक्सीजन -2 है, ये दोनों जाएंगे तो Ca2O2 लिखने की बजाय हम सिंपली क्या लिख देंगे, CaO, क्योंकि 2O2 कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो ये सब हो गए फॉर्मूलाज लिखने के तरीके, ये सब एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में से ही आते हैं। कितने आइटम्स प्रेजेंट है वो भी मैंने आपको बताया, एटमिसिटी H2S मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 हो गए।
ओके, और ऐसे ही ऑक्सीजन 4 है और एक फास्फोरस है, तो 5 हो गया एटमिसिटी। अब है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास में कुछ नहीं करना है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स है मिलके वो बना हुआ है मॉलिक्यूल, उनके सबके एटॉमिक मास को छोड़ देना है, वही होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने पूरा मास का कॉन्सेप्ट ही रिलेटिव पढ़ा, तो रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ओके, HNO3 के केस में हाइड्रोजन का 1 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स। ऑक्सीजन क्योंकि 3 है तो 16 इंटू 3 करेंगे हम। ओके, ऐसे हर एक फॉर्मूला में आप निकाल सकते हो, और जब भी वो आपको बोलेंगे मास निकालने के लिए, तो वहां पे क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा, एटम का, एक इंडिविजुअल एटम का मास दिया जाएगा, जो कि बहुत कॉमनली नहीं अगर यूज हो रहा है तो वो बाकी जो टेबल थी उसमें से हो सकता है कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो ना भी दे, बट क्लोरीन वगैरह हुआ या फिर उसके अलावा भी कोई और कोई दूसरा अजीब ही वो आपको फॉर्मूला दे रहे हैं तो वो आपको मास देंगे एटम का। उसके अलावा है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास वही एक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं, सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो भी फॉर्मूला दिया है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका मास लो और उसको कैलकुलेट कर दो, सेम मैनर में जिसमें कि मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं वैसा ही होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम फॉर्मूला यूनिट मास उनके लिए यूज कर रहे हैं जो कि आयंस वाले जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, करना तुम्हें वही है, इंडिविजुअल एटम्स के मासेस और जितने भी एटम्स हैं उनको जोड़ देने का। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, 4 स्पीशीज थी ना, Na+Cl-, तो इसका हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, CaCl2 आयन से मिलकर बना कैल्शियम +2Cl- 2 यूनिट। तो जैसे एटॉमिक मास निकाला वैसे ही 1 कैल्शियम 40, 2 इंटू क्लोरीन का 35.5 होता है तो 2 इंटू 35.5 और उसको जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला है, बट सबका मासेस इन्होंने दिया हुआ है, अगर जिंक को यूज किया है तो जिंक का दिया है, सोडियम का भी दिया है, पोटेशियम का भी दिया है। ओके, तो बस यही है फाइनल कॉन्सेप्ट आपका, और इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है लाइफ में। सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, बट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, जिसपे आपका कंट्रोल है उसको अच्छे से करो। आपका कंट्रोल है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, खाना टाइम से खा सकते हो, फोन थोड़ा कम चला सकते हो, अपनी नींद अच्छी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्ट से बात कर सकते हो, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। आप पढ़ने बैठे और लाइट चली गई, वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, बट एटलीस्ट इंटेंशन तो अच्छा रखो। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ो, एंड हेल्दी कंपटीशन रखो। बाय बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video. Please share and subscribe for future videos.